Hello students, A2 Chemistry, chapter is Chemical Energetics, lecture number 2. Students, आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे what is lattice energy, how many types of lattice energy are there and how lattice enthalpy can be determined. लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। थैंक यू। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात लैटिस एंथैल्पी जो हम स्टडी कर रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी का सिंबल डेल्टा एच LATT, दिस इज द सिंबल ऑफ लैटिस एंथैल्पी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, लैटिस एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी दो इंपॉर्टेंट हैं जो दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी में बेसिक डिफरेंस जो आपने याद रखना है, लैटिस एंथैल्पी इज द property of ionic compound while bond enthalpy is the property of covalent compound। तो लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी आपने ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है। हम इस वक्त लैटिस एंथैल्पी को फोकस करेंगे और लैटिस एंथैल्पी जैसा कि मैंने आपको कहा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आप कोई भी आयोनिक कंपाउंड लें, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, अगर हमें ये कहा जाए राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो हमने ये देखना है कि सोडियम ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ विच आयंस, कौन कौन से आयन से मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनता है। आपने उन आयंस को कंबाइन कर देना है। उन आयंस को कंबाइन करके जब सॉलिड सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा तो उस एंथैल्पी चेंज को हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। इस केस में आप देखें, अगर हम कंबाइन करें सोडियम आयन को विद ऑक्साइड आयन, and these gaseous ions when they combine together to give solid ionic lattice, it is known as lattice enthalpy। एक और चीज आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस केस में हमने आयंस को कंबाइन किया है, सो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एनर्जी इज रिलीज्ड, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज, सो दिस एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव और दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन के लिए कहा जाए तो इस इक्वेशन को माइंड में रख के आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। पहली बात जो आप लिख सकते हैं, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक लैटिस इज फॉर्म्ड from its component gaseous ions। The enthalpy change when 1 mole of solid ionic lattice is formed from its component gaseous ions, it is known as lattice enthalpy। एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, लैटिस एंथैल्पी की दो टाइप्स हो सकती हैं। लैटिस एंथैल्पी कैन बी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, इट कैन बी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन ए लेवल्स में जब भी हम स्टडी करते हैं वी स्टडी लैटिस एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन। सो हमेशा आपको जब भी ए लेवल्स में ये क्वेश्चन आए तो आपने याद रखना है, आपने केमिकल इक्वेशन लैटिस एंथैल्पी की जो लिखनी है, it must represent bond formation, it must show the combination of gaseous ions to produce solid ionic lattice। जैसे देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल शो करता हूं। अगर आपको कहा जाए राइट एन इक्वेशन फॉर लैटिस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो आपने माइंड में रखना है ए लेवल्स में किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि आपने इसके गैसियस आयंस को कंबाइन करना है, गैसियस आयन कंबाइन होकर सॉलिड आयोनिक लैटिस प्रोड्यूस होनी चाहिए। जैसे इस केस में देखें हमारे पास कौन कौन से आयंस हैं, विच आयंस विल कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो एक आयन होगा Mg2+ and Mg2+ must combine with F1 minus fluoride F1 minus, and these gaseous ions when they will combine they will produce solid ionic lattice of magnesium fluoride। तो इस केमिकल इक्वेशन में जो एनर्जी चेंज आएगी हम उस एनर्जी चेंज को लैटिस एंथैल्पी कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। और ऑब्वियसली वो लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक होगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। एक और एग्जांपल लिखने ए लेवल्स में अगर आपको कहा जाए राइट ऑन एन इक्वेशन फॉर द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोबारा आपने ये देखना है इस कंपाउंड की फॉर्मेशन में कौन से गैसीय साइंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन गैसीय साइंस को आपने कंबाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देखें एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम आयन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन विल कंबाइन विद 3 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन, and when these gaseous ions they will combine together we will get 1 mole of solid ionic lattice। तो ए लेवल्स में स्टूडेंट्स ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन आए फॉर राइटिंग एन इक्वेशन फॉर लैटिस एंथैल्पी तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा इक्वेशन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन लिखनी है। लेकिन आपके माइंड में ये भी होना चाहिए जनरली लैटिस एंथैल्पी कैन बी एंडोथर्मिक
इट कैन बी एक्सोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए अगर हम इन्हीं इक्वेशन को रिवर्स करके लिख दें तो वो लेटेस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी बन जाएगी, दैट विल बी एंडोथर्मिक। ओके स्टूडेंट्स, एक तो आपने ये डेफिनेशन और ये केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखनी है ए लेवल में, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, लेटिस एंथैल्पी इट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया, लेटिस एंथैल्पी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इट इज लिंक्ड विद आयोनिक बॉन्ड। तो लेटिस एंथैल्पी इट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है, हमने एएस में स्टडी किया था। लेटिस एंथैल्पी आल्सो डिपेंड्स ऑन द सेम फैक्टर। व्हाट इज दैट फैक्टर? दैट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपके माइंड में होगा, चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू रेडियस, चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस और चार्ज डिवाइडेड बाय साइज इज द चार्ज डेंसिटी। और क्या रिलेशनशिप है जो हम सिंपल सा याद रख सकते हैं, charge density is high. When charge density is high, when charge of an ion is high, but radius of that ion is small. So charge density ज़्यादा होने के लिए हमेशा आयंस की चार्ज ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन उसका रेडियस स्मॉल होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा दैट आयन वुड हैव हाई चार्ज डेंसिटी। और जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड के आयंस की चार्ज डेंसिटी हाई होगी, lattice enthalpy will be more exothermic. Why it will be more exothermic? क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपने याद रखना है, चार्ज डेंसिटी हाई होने से आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, आयोनिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा लेटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। अब देखें, एक टिपिकल क्वेश्चन जो हम ओ लेवल से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, if we compare sodium oxide with magnesium oxide, which one of these two would have high melting and boiling point? अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ओ लेवल्स की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होगी, एएस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि इन दोनों में से किस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। लेकिन अब उसको हमने लिंक अप करना है लेटिस एंथैल्पी के साथ। तो आपने कैसे लिंक अप करना है, आप अगर देखें इन दोनों कंपाउंड में सोडियम आयन प्रेजेंट है, एक दूसरा आयन प्रेजेंट है ऑक्साइड आयन। दूसरे कंपाउंड को देखें उसमें भी ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट आयन जो है वो है Mg2+। एक आयन जो इन दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट है वो है ऑक्साइड आयन। सो ऑक्साइड आयन कैन बी नोन एज कॉमन आयन। तो जो कॉमन आयन है दैट डज नॉट प्ले अ डिसाइडिंग रोल इन डिसाइडिंग लेटिस एंथैल्पी, इन डिसाइडिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने सिर्फ उस आयंस को फोकस करना है, उन आयंस को फोकस करना है विच आर डिफरेंट। यहाँ पे सोडियम आयन है एक कंपाउंड में, दूसरे में मैग्नीशियम है। अब आप इन दोनों आयंस के चार्जेस को देखें, मैग्नीशियम हैज अ हाई चार्ज। तो जिस आयन की का चार्ज हाई हो, नो नीड टू गो फॉर द रेडियस, क्योंकि चार्ज जो है इट इज मोर डोमिनेंट फैक्टर। व्हाई इट इज मोर डोमिनेंट? क्योंकि चार्ज और चार्ज डेंसिटी की अगर आप रिलेशनशिप देखें फॉर्मूला में, चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। So that is why charge is more dominant factor। अगर दो आयंस के चार्जेस ही डिफरेंट हैं तो रेडियस देखने की जरूरत नहीं है। रेडियस कब देखना है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इस चार्ज की बेस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैग्नीशियम आयन हैज हाई चार्ज डेंसिटी। When magnesium ion has high charge density, magnesium oxide would have strong ionic bond. So that is why magnesium oxide would have more exothermic lattice enthalpy। और जितनी ज़्यादा एंथैल्पी एक्सोथर्मिक हो लेटिस एंथैल्पी, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का हाई हो जाता है। आपने ये सारी बातें एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए, माइंड में पहले आपने अपने माइंड को मेकअप करना है, माइंड में ये चीज़ें कंपोज करनी है, उसके बाद आपको आंसर लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखें, जैसे इस क्वेश्चन को हमने आंसर लिखना हो तो हम पहली बात ये लिख सकते हैं, MgO हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिंस it has strong ionic bond। Why it has strong ionic bond? Because it has more exothermic lattice enthalpy। Why it has more exothermic lattice enthalpy? अब आपने चार्ज डेंसिटी आयोनिक चार्ज की बात करनी है। Since Mg2+ has high charge as compared to sodium, that is 1+।
आप चाहे चार्ज की बात करें, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात एक ही है, लेकिन आपका ये कंप्लीट आंसर है। आप अगर इस आंसर को गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन को दो तीन डिफरेंट स्टाइल से पूछा जा सकता है, लेकिन इन सब स्टाइल में आपका आंसर सेम रहेगा। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है विच वन ऑफ दीज टू कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता चल गया। विच वन ऑफ दीज टू कंपाउंड वुड हैव स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, आपको पता चल गया। विच वन ऑफ दीज टू कंपाउंड वुड हैव मोर एक्सोथर्मिक लैटिस एंथैल्पी, आपको उसका भी आइडिया हो गया। एक और बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है, ए लेवल्स में जब भी लेटिस एंथैल्पी को आपने एक्सप्रेस करना है, लेटिस एंथैल्पी को कंपेयर करना है, तो आपने हमेशा लेटिस एंथैल्पी के साथ जो वर्डिंग यूज करनी है, आपने हमेशा लिखना है लेटिस एंथैल्पी बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक, लेटिस एंथैल्पी बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक। ए लेवल्स में हम इस स्टाइल से नहीं लिखते कि लेटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस, लेटिस एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो कन्वेंशनली इन यूके के इन बोर्ड्स में जैसे जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, आप उन्हीं उन्हीं उसी उसी वे में आपने अपने आंसर को सेट करना है, उन्हीं वर्ड्स को आपने यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको सोडियम के दो कंपाउंड दूं, एक हो सोडियम फ्लोराइड और दूसरा हो सोडियम क्लोराइड, आपने ये देखना है सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड में कि इन दोनों में से किस कंपाउंड की लेटिस एंथैल्पी इट विल बी मोर एक्सोथर्मिक। तो आपने क्या करना है, आपने आयंस देखने हैं, कौन से आयंस कॉमन आयन है। सोडियम दोनों में कॉमन है, सोडियम को आप एलिमिनेट कर दें। उसके बाद आप देखें दोनों नेगेटिव आयंस पे क्या चार्ज है, तो फ्लोरीन इज वन नेगेटिव, क्लोरीन इज ऑल्सो वन नेगेटिव। तो दोनों का चार्ज भी सेम है। जब चार्ज सेम है, दोनों आयंस पे चार्ज सेम हो, देन यू विल गो फॉर द रेडियस। रेडियस कैसे देखना है, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, आप सिंपली पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर देखें। आप देखें कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर स्मॉल हो उसका रेडियस स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लोरीन का रेडियस स्मॉल है। अब चार्ज सेम था, फ्लोरीन का रेडियस स्मॉल है, तो रेडियस स्मॉल होने से फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम फ्लोराइड would have more exothermic lattice enthalpy since fluoride ion has high charge density due to small radius। अब यहाँ पे देखें मैंने चार्ज को completely इग्नोर कर दिया बिकॉज चार्ज सेम है। जो फैक्टर सेम उन दोनों कंपाउंड में, उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके पास पेपर का है। इट इज द कंपैरिजन ऑफ लेटिस एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद मैग्नीशियम क्लोराइड। ट्राई करें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की, या एटलीस्ट मेंटली आप सोच लें इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैं आंसर बताता हूँ, फिर आप उसे चेक कर लें आपको बात समझ आ गई कि नहीं। देखिए मैं आपको इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बताता हूँ। इस केस में आप लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड हैज लेस एक्सोथर्मिक लेटिस एंथैल्पी। Reason, since calcium ion has low charge density। Why? Because it has large radius। कैसे पता चला हमें कैल्शियम का रेडियस लार्ज है? बिकॉज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। हमने दोनों के चार्ज को फिर इग्नोर कर दिया क्योंकि दोनों पे चार्ज 2+2+। आप यूं भी इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं दैट मैग्नीशियम क्लोराइड हैज मोर एक्सोथर्मिक लैटिस एंथैल्पी सिंस Mg2+ हैज हाई चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इट्स स्मॉल रेडियस। बात एक ही है, आपने एग्जाम में किसी एक कंपाउंड की फेवर में कंप्लीट आंसर लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन अगर हमें कैल्शियम क्लोराइड को कंपेयर करने को कहा है सोडियम क्लोराइड से, तो अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कैल्शियम क्लोराइड हैज मोर एक्सोथर्मिक लैटिस एंथैल्पी। Why calcium chloride has more exothermic lattice enthalpy? Because calcium has high charge density due to greater charge। अब यहाँ पे रेडियस की जरूरत नहीं पड़ी हमें क्योंकि चार्ज ही, कैल्शियम और सोडियम का चार्ज ही डिफरेंट है। सोडियम का चार्ज 1+ है, कैल्शियम का चार्ज 2+ है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस आप अपने पास्ट पेपर्स में देखेंगे ए टू केमिस्ट्री में। तो आपने उसमें चार्ज डेंसिटी को फोकस करना है और चार्ज डेंसिटी में आपने सबसे पहले चार्ज को, और अगर चार्ज आइडेंटिकल है देन यू विल हैव टू मूव ऑन फॉर रेडियस।
नेक्स्ट, लैटिस एंथैल्पी को फाइंड करने के there are two different methods by which we can find lattice enthalpy of a compound. One method is known as experimental method. We can find lattice enthalpy of a compound performing an experiment in the laboratory. और दूसरा मेथड ये है, वी कैन ऑल्सो फाइंड लैटिस एंथैल्पी, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी थ्योरेटिकली यूजिंग हेसिस लॉ और बॉर्न-हेबर साइकिल। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो आपने याद रखनी है, अगर आप एक कंपाउंड लें, जैसे सपोज सोडियम क्लोराइड, आप सोडियम क्लोराइड का एक्सपेरिमेंटल लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड करें और थ्योरेटिकल लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, व्हाट यू विल कम टू नो दैट एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड they will be different from each other. अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में यही आता है कि देयर विल बी सम एक्सपेरिमेंटल एरर, प्रोसीजर में कोई गड़बड़ होगी, अपरेटस फॉल्टी होगा या कुछ ऐसा हीट लॉस का प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप याद रखें कि हम ये अस्यूम करते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है इट इज़ विद 100% एक्यूरेसी, कोई एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है। तो जब कभी भी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड आर डिफरेंट, तो आपने हमेशा याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू दे आर ऑलवेज डिफरेंट ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है मैं उस पर बता देता हूँ, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। पोलराइजेशन पे एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करते हुए हम हमेशा ये अस्यूम करते हैं दैट एन आयोनिक कंपाउंड इज 100% आयोनिक। लेकिन एएस में हमने पढ़ा था देयर इज नॉट इवन अ सिंगल आयोनिक कंपाउंड दैट इज 100% आयोनिक। Why not? Because every ionic compound has small percentage of covalent character due to a process known as polarization. चलें, पोलराइजेशन क्या होता है मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता है एवरी आयोनिक कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में हमेशा जो पॉजिटिव आयंस हैं दे आर स्मॉलर इन रेडियस कंपेयर टू द नेगेटिव आयन। नाउ होता क्या है, पॉजिटिव आयन जितना स्मॉल होता है इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा हो जाती है। पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव आयन सो स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ that negative ion cannot retain its shape intact. तो ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन बाय द पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन की शेप थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। ये जो डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव आयन होती है बाय द पॉजिटिव आयन, इट इज नोन एज पोलराइजेशन। तो सिंपली यहाँ पे आप याद रख लें, पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द नेगेटिव आयन बाय अ पॉजिटिव आयन। डिस्टॉर्शन ऑफ अ नेगेटिव आयन बाय अ पॉजिटिव आयन इज नोन एज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से हमेशा क्या होता है, इन एन आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंड्यूस्ड, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी आयोनिक कंपाउंड में उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाए हमारे आयोनिक कंपाउंड की लैटिस उतनी ज्यादा वीक हो जाती है। जी हाँ, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितनी ज्यादा कोवेलेंट जितना जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी उतनी आयोनिक लैटिस वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से उस आयोनिक कंपाउंड की एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज उतनी ज़्यादा डिविएट हो जाएंगी एक दूसरे से। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पोलराइजेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम पोलराइजेशन? पॉजिटिव आयन मस्ट बी हाईली चार्ज्ड, हैविंग स्मॉल रेडियस। कोई भी ऐसा पॉजिटिव आयन जिस पे चार्ज बहुत ज्यादा है और रेडियस बहुत छोटा है, इट कैन कॉज मैक्सिमम पोलराइजेशन। और कौन सा नेगेटिव आयन बेस्ट सुटेबल है पोलराइजेशन के लिए? नेगेटिव आयन हैविंग हाई चार्ज एंड लार्ज रेडियस।
तो देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों आयंस का चार्ज हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव आयन का रेडियस स्मॉल होना चाहिए, नेगेटिव आयन का रेडियस लार्ज होना चाहिए। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के ये फीचर्स होंगे, दोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दे आर एबल टू कॉज मैक्सिमम पोलराइजेशन। देखिए एक क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अगर हमारे पास सिल्वर कंपाउंड्स का एक सेट हो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, तो दो बातें आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इन तीनों में से किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगी, और दूसरी बात, इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिविएशन किसके एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ लैटिस एंथैल्पी में होगी। तो आपने क्या करना है, सिल्वर आयन को इग्नोर कर देना है, कॉमन आयन है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब पे चार्ज 1- है, चार्ज भी इग्नोर कर देना है। अब आपने रेडियस देखना है। रेडियस देखने का तरीका मैंने अभी इस लेक्चर के शुरू में भी बताया था। रेडियस के लिए आपने एटॉमिक नंबर को सिंपली देखना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ब्रोमीन 35 है, आयोडीन 53 है। तो इसका मतलब है सबसे लार्ज रेडियस आयोडीन का है। तो आयोडीन का रेडियस लार्ज होने की वजह से आयोडाइड आयन कैन अंडरगो पोलराइजेशन इजीली। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा पोलराइजेशन सिल्वर आयोडाइड में होगी, और सबसे ज्यादा डिविएशन भी जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सिल्वर आयोडाइड की एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ लैटिस एंथैल्पी में नोटिस करेंगे। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।